माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। कल हम लोगों ने बैंक के एग्ज़ाम्स पर बेस्ड 25 एरर्स के क्वेश्चन किए थे, ठीक। और आज हम लोग 25 के बाद जो 25 मैंने कहा था कि 100 क्वेश्चंस करेंगे, आज फिर हम लोग 25 एरर्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके बाद 50 और बचेंगे, उनको भी 25 के क्रम में हम लोग पूरे कर लेंगे, ठीक है। तो आज का ये है प्रैक्टिस सेट 2। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, और जिन लोगों ने कल वाला प्रैक्टिस सेट नहीं किया है वो लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। वीडियो का भी लिंक है, उसका पीडीएफ भी साथ में अटैच्ड है, और इस वाले वीडियो के साथ भी इसका पीडीएफ अटैच्ड है। पहले आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो देखिएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप हमको मैसेज करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर मैं आपको इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। केवल सेंटेंस बड़े होते हैं, एरर्स वही मामूली सी होती हैं। अगर आप लिंक लगाना जान गए हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट वर्ब में और प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव एडवर्ब का कनेक्शन ढूंढते हैं, अगर वो ढूंढ लेते हैं तो एरर्स बड़ी आसान सी, बहुत इजी सी होती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है फोकसिंग ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वाज अ वे टू कम्युनिकेट अदर वर्जन्स ऑफ इंडिया, बट वी नो वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, सेज इलियट। इलियट ने ये बात कही थी, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले आप वर्ब देखिएगा। तो वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा या टेंस की एरर हो सकती है, वर्ब की फॉर्म की गलती हो सकती है। अब ये जो वाज है, ये उसका सब्जेक्ट कौन है, फोकसिंग है। फोकसिंग जिरंड है, इसके लिए वाज लगेगा, ठीक है। वे के बाद टू लगता ही है, वे के बाद प्रीपोजिशन फिक्स है, टू ही लगेगा, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये भी ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें ठीक है, अदर वर्जन्स ऑफ इंडिया। बट वी नो, ठीक है, बट वी नो, वी के साथ देखिए ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, बट वी नो, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगी है, ठीक है। वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, अब यहाँ आपको गलती मिल रही होगी। वी हैव, ये देखिए हैव लगा हुआ है, और ये देखो क्या लगा है, स्क्रैच लिखा है। अच्छा, जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगती है, टेंस करेक्ट है, ठीक है। जस्ट अगर लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, ये टेंस का मामला तो करेक्ट है एकदम से। अब हम हैव के साथ वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं कि हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ किया जाता है। जनरली मतलब दुनिया जानती है कि हैव के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ इस सेंटेंस में देखो हैव के साथ स्क्रैच क्या लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में। दिस स्क्रैच शुड हैव बीन रिटन एज स्क्रैच्ड, ये क्या होना चाहिए था, स्क्रैच्ड होना चाहिए था, बस इतनी गलती। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस सेंटेंस में एरर किसकी है, हैव के साथ स्क्रैच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, बस इतनी सी गलती है। सेंटेंस इतना बड़ा दिया है, इसी में आप लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें न जाने कौन सी गलती है। और गलती कितनी है, बेहद सिंपल सी गलती है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, ये फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में कोई गलती ढूंढते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाउएवर मोस्ट, मोस्ट आर, ये मोस्ट किसके लिए लगा, प्लूरल नाउन के बदले में यूज किया गया है। सेंटेंस इसके ऊपर कुछ और रहा होगा, ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग से उठाया गया है, कोई डिस्कशन चल रहा था, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है। हाउएवर मोस्ट आर इन द नोटिस्ड, ठीक है ना, मोस्ट आर इन द नोटिफाइड मैसूर एलिफेंट रिजर्व, MER। आगे लिखा है मेड अप ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम भद्र, ठीक है, भद्र इन चिकमंगलूर। चिकमंगलूर एक जगह का नाम है, वहीं पे भद्रा है मैसूर में, वहीं पर। आगे लिखा है कि नागरहोल, ठीक है, नागराहोल बांदीपुर BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेल्ट, ठीक। आगे लिखा है बिसाइड्स बानरघाट, ये बानरघाट है, बानरघाट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ नियर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें एरिया, अब देखो पिछली बार वाले में प्रैक्टिस सेट 1 में भी हम लोगों ने एडजेक्टिव एडवर्ब के यूज में कन्फ्यूजन्स देखे थे, एडजेक्टिव एडवर्ब के यूज में बहुत सारी एरर्स मिली थी। अब इस वाले सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, नियर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर।
तो लगभग का सेंस यहाँ कह रहे हैं ना कि लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो लगभग के लिए हम लोग नियर लगाते हैं या नियरली लगाते हैं। तो नियर क्या होता है, नियर प्लेस के लिए यूज किया जाता है, नज़दीक के लिए यूज किया जाता है। और नियरली क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट और लगभग के लिए यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए था, नियर की जगह हमें यूज करना चाहिए था नियरली। बस यही एक चीज़ यहाँ गड़बड़ है, बाकी सारा सेंटेंस ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टेट गवर्नमेंट हैड अप्रोच्ड द सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के पास पहुंची, क्यों पहुंची है, फॉर वेवर ऑफ लोन। वेवर क्या होता है, छूट के लिए लगता है, वेवर ऑफ फार्म लोन्स। बट इवन इफ वी फेल टू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर वी विल एंश्योर दैट फार्मर्स आर फ्रीड इन देयर माउंटिंग डेब्ट्स, सेड कैप्टन। कैप्टन ने ऐसा कुछ कहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या एरर मिल रही है, ठीक है। तो यहां लिखा है फ्रीड के बाद इन, फ्रीड इन देयर माउंटिंग डेप्ट। यहां कहीं प्रीपोजिशन की एरर हो सकती है। यहां से यहां तक में कोई गलती नहीं है। देखो हर्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, आगे लिखा है वेव, फॉर भी ठीक है, वेवर के लिए लगा है, और फॉर्म लोन के लिए लगा है, वो भी ठीक है। इवन इफ वी फेल प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, वो भी ठीक है। टू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, यहाँ भी ठीक है। वी विल एंश्योर, ये भी ठीक है। फार्मर्स आर, फार्मर्स के साथ आर लगा है, ये भी ठीक है। फ्रीड डैश देयर माउंटिंग डेप्ट, उन्हें उनके जो बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है उससे छूट मिलेगी, भले ही हमें सेंटर हेल्प नहीं करता है। तो फ्रीड के बाद इन नहीं लगता। फ्रीड के बाद आप सोचेंगे फ्रीड फ्रॉम देयर माउंटिंग डेप्ट होगा या फ्रीड ऑफ देयर माउंटिंग डेप्ट। तो यहाँ होगा फ्रीड ऑफ देयर माउंटिंग डेप्ट, उनके कर्ज से उनको छुटकारा दिलाया जाएगा। तो फ्रीड के बाद ऑफ यूज किया जाता है, ना कि इन यूज किया जाता है। दिस वॉज अ मिस्टेक ऑफ प्रेपोजिशन, और ये फिक्स प्रेपोजिशन का मैटर है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ऑन बाइंग द वॉच कस्टमर्स, ऑन बाइंग द वॉच लिखा है, ये वॉच खरीदने पर कस्टमर्स विल आल्सो गेट अ लॉन्ग बुक विद ऑल द फ्लाइट डिटेल्स ऑफ इट्स जर्नी। आगे लिखा है अराउंड द वर्ल्ड, अ ग्रेट स्टोरी टू टेल पीपल हु कॉम्प्लीमेंट देम ऑन देयर वॉच, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गलती हो सकती है, देखना। मैंने कहा था वर्ब है तो वर्ब का रिलेशन लगा लो, नहीं प्रीपोजिशन का लगा लो, नहीं तो फिर प्रोनाउन का रिलेशन लो। क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ऑन बाइंग द वॉच ये ठीक है अपनी जगह पे। कस्टमर्स विल के साथ देखो कस्टमर्स लगा है, ध्यान देना एक बात कि कस्टमर्स ये क्या लिखा है, कस्टमर्स प्लूरल में लिखा है। विल आल्सो गेट, ठीक, तो विल उसके साथ सही लगा है, गेट भी सही लगा है। अ लॉन्ग बुक विद ऑल द फ्लाइट डिटेल्स फॉर इट्स जर्नी, फॉर इट्स, ये इट्स किसके लिए लगा है, कस्टमर्स के लिए लगा है। अच्छा कस्टमर्स प्लूरल है तो इट्स जर्नी, इट्स की जगह पर क्या यूज किया जाना चाहिए था, फॉर देयर जर्नी। तो इट्स की जगह क्या लग जाएगा, देयर लग जाएगा। आपका आंसर कहाँ हुआ, बी में हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एज सून एज आई एंटर्ड द हाउस, जैसे ही मैं घर के अंदर प्रवेश किया, आई स्पॉटेड हर फादर वियरिंग अ हार्वर्ड स्वेट शर्ट, ठीक है, हार्वर्ड स्वेट शर्ट। तो मैं घर, जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके फादर एक हार्वर्ड स्वेट शर्ट पहने हुए थे। इन द 35 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर में, एज इफ ही इज सम न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ऐसे जैसे कि वो कोई सिक्लियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, ऑन कोपेनहेगन, व्हेन एक्चुअली ही इज डेंटिस्ट फ्रॉम कराईकुड़ी, कराईकुड़ी के डेंटिस्ट हैं। तो अब यहाँ पर एरर क्या मिल रही है, देखो ये मिल रही है ऑन। कोपेनहेगन एक जगह का नाम है, ठीक, बड़ा शहर है। तो कोपेनहेगन के लिए ऑन लगेगा या इन लगेगा। तो प्रीपोजिशन वाले में मैंने आपको बताया था कि जब किसी बड़े शहर का नाम होता है तो उसके पहले हम लोग ऑन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, इन। तो लिखना चाहिए था कि सम न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन कोपेनहेगन, ना कि ऑन कोपेनहेगन, ठीक है। एक मामूली सी गलती है ये, थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे तो आपको ये इस तरह की एरर्स आराम से मिल जाएंगी। बस सेंटेंस की साइज देख करके घबराए ना, ठीक। डोंट बी परप्लेक्स्ड टू सी द साइज ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस की साइज केवल बड़ी होती है, एरर वही मामूली सी होती है, पिद्दी भर की, अगर आप ढूंढें तो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्परेट रिलायंस ऑन डीप ग्राउंड वाटर। डिस्परेट
लिखा है, डिस्परेट एडजेक्टिव है, ठीक है। रिलायंस नाउन है, ऑन रिलायंस के बाद ऑन लगाया ही जाता है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो रिलायंस या बिलीफ ऑन, ठीक, ऑन डीप ग्राउंड वाटर एंड फार्मिंग इज सिम्टोमेटिक ऑफ ट्रॉमेटिक शिफ्ट एक्सपीरियंस्ड बाय। अभी देखो बाय के साथ पैसिव वॉइस बन रहा है तो एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय द बंजाराज सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिमिनलाइज्ड देम। तब से ये प्रॉब्लम है जब से बंजाराज जो हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब उनका अपराधीकरण कर दिया था तब से, ठीक। आगे लिखा है लाइक द महुआ ट्री हिमसेल्फ, जैसे कि महुआ ट्री के साथ हुआ था। अब इटसेल्फ किसके लिए लगा है, महुआ के पेड़ के लिए, इसलिए इटसेल्फ भी ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के इस हिस्से में और इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर देखने को मिली नहीं। डिस्परेट अपनी जगह पे यूज ठीक है, रिलायंस के बाद आन लगता है ये भी ठीक है, डीप ग्राउंड वाटर ठीक है, एंड फार्मिंग, अब फार्मिंग इज का सब्जेक्ट कौन है, फार्मिंग, फार्मिंग के साथ इज लगा ये भी ठीक है। अब ये लगा, ये पूरा भी ठीक है। एक्सपीरियंस, अब यहाँ बाई लगा हुआ, बाई द बंजाराज, तो एक्सपीरियंस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाओ, ये सबका सब कुछ ठीक है। अब सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट होता है। गवर्नमेंट क्रिमिनलाइज्ड, ये भी ठीक है। तो पूरे सेंटेंस में इटसेल्फ महुआ ट्री के लिए लगा है, यहाँ भी ठीक है। तो कुल मिला के कोई एरर ढूंढने पे मिली नहीं। जब कोई एरर नहीं मिली तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, जिसका मतलब होता है नो एरर, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पोल, ठीक है। पोल, एक पोल है, उसके सेंटर की बात कर रहे हैं, उसके सेंटर की ओर। विलियम एक्नॉलेजेस वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ऑफ द कैनेडियन हिस्ट्री, द सिस्टम ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन वर फोर्सिबली सेंट, separated from their families and where they suffered abuse, disease and death, ठीक, इन्होंने ये बात कही। एरर बहुत मामूली सी एरर है। अब आप देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं एक बेहद मामूली सी एरर। वन ऑफ द लगा हुआ है, एक जगह पे दिखा वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद हम क्या लगाते हैं, नाउन को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं। जब भी कोई फ्रिक्शन बनाते हैं, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या लगता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज किया जाएगा, ठीक। में से एक, वन ऑफ लगाने का मतलब हुआ में से एक, तो में से एक जब करोगे तो बहुत सारे में से एक हो जाता है, ये नाउन की एरर हो गई, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट लिखा ना, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग। अब ये जो ऑस्पेक्ट लिखा है वो ऑस्पेक्ट क्या होना चाहिए था, एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग ऑस्पेक्ट से ये ऑस्पेक्ट्स होगा, ठीक है। तो ये ऑस्पेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए था। बहुत सिंपल सी एरर है, ठीक। थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए तो पा जाएंगे आप ये एरर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा, द ओवरऑल बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स वैल्यूएशन दो is still not very expensive compared to historical averages, an indication that earnings of a good number of companies has kept pace with the rally in their stock prices, ठीक है। तो ये देयर किसके लिए लगा है, गुड नंबर ऑफ कंपनीज के लिए लगा हुआ है, ये भी ठीक है अपनी जगह पर। अब हमें देखना है कि और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हुआ। तो ये जिसे लिखा हुआ है इज, पहला वाला इज देख लो, इज किसके लिए लगा है, इंडेक्स के लिए लगा है, ठीक है ना। ये ओवरऑल बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स, इंडेक्स के लिए क्या लगाओगे, इज ही लगाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरी वर्ब हमारी कहाँ लगी हुई है, हैज केप्ट लगी हुई है। ये हैज केप्ट पेस किसके लिए लगा हुआ है, हैज केप्ट पेस लगा है द अर्निंग के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अर्निंग्स ऑफ गुड नंबर ऑफ कंपनीज, तो हमारे जो यहाँ पे प्रीपोजिशन लग गया ना, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अर्निंग्स ऑफ गुड नंबर ऑफ कंपनीज। अब यहाँ चूंकि ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ लगने के नाते ये बाद वाला कंसिडर नहीं, तो मेन सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, अर्निंग्स माना जाएगा। अर्निंग्स, हैज़ केप्ट पेस के लिए हमें सब्जेक्ट क्या मिला, अर्निंग्स मिला। तो अर्निंग्स के लिए जब वर्ब लगाओगे तो हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि अर्निंग्स को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके लिए हैव केप्ट पेस लगना होगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, डी पार्ट में एरर हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग, ठीक, से ऐसा कहा जाए, मान लो अगर ये कहा जाता है कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ एंड इज ड्यू टू रिटायर इन 5 years,
तो you may be wondering as to whether you would be able to generate same level of income during your retirement to sustain your lifestyle। अगर आप हर महीना 1,00,000 रुपया खर्चा करते हैं और आप 5 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या 1,00,000 रुपया जनरेट कर पाएंगे। अगर नहीं तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसे सस्टेन करेगी। ठीक है, तो अब देखना यह है कि हमारे पास 2 वर्ब हैं, ये एंड लगा हुआ है। ठीक, एंड के बाद हमें एक वर्ब मिल गई, कौन सी, इज, और दूसरी वाली वर्ब कौन सी मिली है, आर, और इन दोनों का सब्जेक्ट कौन है, यू। ठीक है ना। एंड के बाद अब दोनों वर्ब कौन कौन सी जुड़ रही हैं, ये आर और इज दोनों किससे जुड़ी हैं, एंड से जुड़ी हैं। तो दोनों का सब्जेक्ट कौन है, दोनों का सब्जेक्ट यू है। अब देखो कि क्या दोनों के लिए सुटेबल है। यू के लिए ये आर ठीक है, तो यू के लिए आर तो ठीक है, लेकिन क्या यू के लिए इज ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। तो यू के लिए आर लगा है, यू के लिए यहाँ भी क्या लगना चाहिए था, यहाँ भी आर लगना चाहिए था, और ये गलत हो गया। तो एंड के बाद आर लगेगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर ऑप्शन हुआ आपका ए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10 सेइंग यू चूज योर कंट्री। ठीक है, यू के यू प्लूरल सब्जेक्ट है, चूज लगा दिया वर्ब में। ठीक है, यू चूज योर कंट्री, यू चूज योर स्पाउस, यू चूज योर प्रोफेशन, यू चूज योर पॉलिटिकल मास्टर्स, ये भी ठीक हो गया। एंड यू चूज वेयर यू वांट। ठीक, एंड यू चूज वेयर यू वांट लिव एंड हाउ, और आप ही ये चूज करते हैं कि आप कहाँ रहें और कैसे रहें। तो यू चूज वेयर यू वांट लिव, तो यहाँ पर वेयर यू वांट लिव नहीं होगा, बल्कि यू चूज वेयर यू वांट टू लिव। ठीक है, वांट के बाद क्या लगाना पड़ता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वांट के बाद हमेशा टू लगाना होगा। तो आपका एरर पोर्शन कौन सा हो गया, इसमें टू लगाना पड़ेगा। इस वाले में आपका एरर पोर्शन हो गया डी, और आपका आंसर होगा डी। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या लिखा है, द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2015 विच गिव्स न्यू इंसाइट्स इनटू द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ब्रिक्स and emerging economies demonstrates a stronger and sharp attention to issues of quality and excellence to be paid by India। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि एरर कहाँ है। ये देखो, ये लिखा है, एक बॉडी का नाम हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2015, ये एक सर्वे हुआ था। विच गिव्स, अब ये सर्वे हुआ था, देखो गिव्स वर्ब लगी है ना, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक रैंकिंग की बात की गई, एक सर्वे हुआ था, इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए थे, गिव्स। ठीक है, एक नई इंसाइट देता है, अब इंसाइट के बाद इनटू लगता ही है, इनटू अपनी जगह पर ठीक है। अब इंसाइट देता है इनटू द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी, ये भी ठीक दिया। इन ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में। ठीक, ब्रिक्स कंट्रीज में चार कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज में इन चीज़ों की रिसर्च की गई थी। और इमर्जिंग इकोनॉमी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट डिमॉन्स्ट्रेट करती है। अब देखो, अगर यहाँ गिव्स लिखा हुआ है तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट ठीक है, दोनों के लिए वर्ब सब्जेक्ट तो एक ही है। यहाँ विच के बाद क्या लगा, गिव्स। अब विच किसके लिए लगा था, इस रिपोर्ट के लिए लगा था विच, तो यहाँ अगर गिव्स लगा है तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट्स में तो कोई गलती नहीं, क्योंकि ये भी इसी के लिए लगा हुआ है। ठीक, एक जगह गिव्स लगा, एक जगह डिमॉन्स्ट्रेट्स लगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है का स्ट्रॉन्गर एंड शार्प अटेंशन। अब देखो, यहाँ एंड से 2 चीज़ें जुड़ी हैं। अटेंशन के लिए 2 एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। हमारा अटेंशन क्या है, एक नाउन है, अटेंशन के लिए एक एडजेक्टिव ये लगा और एक एडजेक्टिव ये लगा, और दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। और ये स्ट्रॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो ये शार्प भी क्या होना चाहिए था, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। तो शार्प शुड हैव बीन शार्पर। ठीक है, समझ में आया, दोनों के दोनों सेम डिग्री में होंगे। इफ 2 एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, तो बोथ एडजेक्टिव्स शुड बी इन सेम डिग्री, अब डिग्री शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस जिस डिग्री की डिमांड करेगा उसी डिग्री में हमारा सेंटेंस होना चाहिए, सेम डिग्री में होगा बस। एंड के पहले कॉम्परेटिव है तो बाद में भी कॉम्परेटिव होगी, एंड के पहले पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो बस हमको एरर यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अगर यहाँ स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ शार्पर होना चाहिए था, और आपका ये वाला पोर्शन गलत था, सी हो गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस टू डिक्रिमिनलाइज अटेम्प्ट टू सुसाइड। गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि जो सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं उसका अपराधीकरण कर दिया जाए, कि सुसाइड अटेम्प्ट करना एक अपराध है।
क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये एक ऐसा मूव है दैट विल इंश्योर दैट पीपल हु आर ड्राइव टू किल देमसेल्व्स, वो लोग जो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, डू नॉट एंड अप इन जेल। तो इन्होंने कहा कि वो ताकि मतलब जेल में जाएं, इफ़ दे डू नॉट सक्सीड। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये इसको डिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश किया गया है इनको, कि मतलब अपराध से मुक्त कर दिया गया है, ताकि जो लोग इस तरह की कोशिशें करते हैं, सफल नहीं होते हैं, उनका मतलब अंत जेल में ना हो, मतलब ये एक अपराध ना रहे, उसको इसलिए डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब इसमें गलती क्या हो गई है? गलती ये है कि हु आर ड्राइव, हु आर, देखो हु लगा है, हु के बाद आर लगा, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो आप जानते हैं बी की किसी भी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है, चाहे बी हो, चाहे बीन हो, चाहे इजयमार हो, चाहे वाज वर हो, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। मैंने पिछले वाले सेशन में भी आपको बताया था कि बी के बाद या तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस हुई तो बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। तो वी अभी यहाँ लिखा है हु आर ड्राइव, तो ड्राइव की जगह क्या होना चाहिए? हु आर ड्राइव एंड टू। ठीक है, जो फोर्स किए जाते हैं, जो मजबूर किए जाते हैं अपने आप को मार देने के लिए, तो हु आर ड्राइव एंड टू किल देमसेल्व्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव, अब ये एक्सपर्ट्स के लिए हैव लगा है, ठीक है, और कांस्टेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स have cautioned that at a time when there are seasonal short showers, देर के बाद आर लगा है, किसके लिए? शॉर्ट शावर्स लिखा है, तो ये भी ठीक है, ये आर भी ठीक है अपनी जगह पर। ठीक है, अब लिखा है रेजिडेंट्स हैव टू केयरफुल अबाउट, तो रेजिडेंट्स हैव टू केयरफुल अबाउट प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन देयर होम्स एंड कंपाउंड्स, तो ये देयर भी ठीक है, प्रोनाउन भी ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए लगा है? ये लगा है रेजिडेंट्स के लिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हैव टू केयरफुल। अब यहाँ देखिएगा आप, यहाँ लिखा है रेजिडेंट्स हैव टू के बाद केयरफुल। देखो भैया हैव टू के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, यहाँ क्या आता है? हैव टू बी केयरफुल। क्या करना पड़ेगा? इनको सतर्क होना पड़ेगा, हैव टू लगा। अब टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए थे, एडजेक्टिव आने के पहले, केयरफुल आने के पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सतर्क होने के लिए क्या लगा देंगे? हैव टू बी केयरफुल। इस बी की ज़रूरत थी इस केयरफुल के पहले। आपका आंसर कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है? अ कपल ऑफ डेज एगो, अ कपल ऑफ ईयर्स एगो, कुछ साल पहले की बात है, तो ये अपने आप में ठीक फ्रेज है। द एपिडेमिक दैट स्वेप्ट थ्रू तमिलनाडु, ठीक है, एक एपिडेमिक आया था पूरे तमिलनाडु में। वाज फ्यूल्ड, देखो यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ बाई लगा तो पैसिव स्ट्रक्चर है। वाज फ्यूल्ड, अब ये वाज किसके लिए लगा है? एपिडेमिक के लिए लगा है। was fueled by a set of circumstances that seemed unique। आगे लिखा है पावर कट्स had forced residents in rural areas to store water in large pots and cisterns at weeks लिखा। तो मजबूरी थी कि पावर कट वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों को पानी इकट्ठा करके रखना पड़ता था। ठीक है, बस यही वो बीमारी का कारण था। ठीक, यहाँ ढूंढो, आ जाओ। तो यहाँ लिखा है कि पावर कट वगैरह, किस पावर कट की वजह से क्या हुआ था कि पावर कट हैड फोर्स्ड रेजिडेंट्स, उन लोगों को मजबूर किया इन रूरल एरियाज टू स्टोर वाटर इन लार्ज पॉट्स, कि वो बड़े बड़े बर्तनों में पानी इकट्ठा करके रखें और सिस्टर्न्स में रखें। एट वीक्स का मतलब सप्ताह भर के लिए, हफ्ते भर के लिए उनको पानी भर के रखना पड़ता था। तो हफ्ते भर के लिए जो ये आप एट लगा रखे हो, तो यहाँ क्या होगा? फॉर वीक्स। ठीक है ना, सप्ताह भर के लिए। अब ये टाइम का प्रीपोजिशन, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको? फॉर वीक्स। ठीक है, मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रखा है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीपोजिशन की पूरी लिस्ट होगी और ढेर सारी एरर्स आ रही हैं प्रीपोजिशन की। ठीक, तो आप प्रीपोजिशन देख लीजिए वहाँ से। सप्ताह टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मैंने आपको डिस्कस करा रखा है, वहाँ देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में? ये देखो, द सेंटेंस इमर्ज्ड। ठीक, द सेंटेंस इमर्ज्ड आफ्टर सेट ऑफ 90 पिक्टोग्राफ्स। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है? कुछ कोड में लिखा होता है।
फ्रॉम अ केव इन हम्पी। ठीक, तो एक सेंटेंस आया था, मतलब हम्पी जो समझ सकते हो विजयनगर साम्राज्य का खंडहर है। पहले हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ पे 19 पिक्टोग्राफ्स मिले हैं। 19 पिक्टोग्राफ का मतलब कुछ सिंबॉलिक, मतलब ये कहते हो कुछ साइन सिंबल बना करके कुछ लिखा हुआ है, कोडिंग करके लिखा हुआ है। वहाँ से एक सेंटेंस निकल के आया है। आगे लिखा है कि डिसाइफर्ड का मतलब उसको डिकोड कर लिया गया है कि यूजिंग रूट मॉर्फीम्स ऑफ गोंडी लैंग्वेज। तो गोंडी लैंग्वेज के मॉर्फीम्स का इस्तेमाल करके उस मैसेज को, उस संदेश को, उस पिक्टोग्राफ को क्या कर दिया, डिकोड कर लिया गया है। कंसीडर्ड बाय मेनी एलिमेंट्स। ठीक, बहुत इमिनेंट लिंग्विस्ट लिखा है। बहुत सारे इमिनेंट लिंग्विस्ट का ये मानना था कि ये प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है, और प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है तो उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा सोचा जाता था, पर ये कर लिया गया है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 15 नंबर में एरर कहाँ पे आ रही है, देखो फिर से पढ़ो। देखो बहुत मामूली सी एरर है। द सेंटेंस इमर्ज्ड आफ्टर सेट ऑफ 19 पिक्टोग्राफ्स। तो ये लिखा है ना कि सेट ऑफ 19 पिक्टोग्राफ, तो सेट जो होता है ना, एक ही सेट तो है, तो यहाँ हमें आपको लगाना पड़ेगा आ सेट ऑफ 19 पिक्टोग्राम्स। ठीक है, केवल सेट ऑफ नहीं लगाओगे, ये फ्रेज होगा आ सेट ऑफ। ठीक, 19 पिक्टोग्राफ्स का एक सेट है, तो आ सेट ऑफ 19 पिक्टोग्राफ। आ छूट गया था, बस इसी की एरर रह गई थी पार्ट ए में। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है अ फिल्म बाय पुणे बेस्ड डायरेक्टर। तो पुणे के बेस पर एक डायरेक्टर थे, पुणे में रहते थे। ऑन डेली स्ट्रगल्स ऑफ 4 सिस्टर्स। ठीक है, एक फिल्म बनाई गई, अ फिल्म बाय पुणे बेस्ड डायरेक्टर। मैटर क्या था, टॉपिक क्या था, टॉपिक था ऑन द डेली स्ट्रगलर। ठीक, डेली स्ट्रगल्स ऑफ 4 सिस्टर्स, 4 बहनों का डेली स्ट्रगल दिखाया उन्होंने में अक्रॉस द बैकड्रॉप ऑफ फार्मर सुसाइड्स। अब उसमें मैटर क्या था कि फार्मर सुसाइड मतलब किसान जो विदर्भ क्षेत्र में सुसाइड कर ले रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है ना, इन विदर्भ इन महाराष्ट्र। ठीक, तो विदर्भ के महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। हैज़ मेड इट, हैज़ मेड का सब्जेक्ट कौन है, फिल्म है। ये फिल्म के लिए हैज़ मेड लगा, ये भी ठीक है। has made it to the long list in the best picture category of 87th Academy Awards, popularly called the Oscars कहते हैं इसको। ठीक, तो अब 16 नंबर पे आपको एरर कहाँ मिल रही है, तो अब बताओ, वर्ब की तो कोई एरर है नहीं। ठीक है, आ फिल्म के लिए यहाँ पे क्या लगा था, हमने कहाँ ढूंढी थी वर्ब, हैज़ मेड। तो आ फिल्म के लिए हैज़ मेड लगाया, इसका सब्जेक्ट ये है, ये अपनी जगह पर ठीक है। अब लिखा है कि ऑन द डेली स्ट्रगलर्स, अब ये बेस्ड है, ये बेस्ड के साथ ऑन लगता ही है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ये भी ठीक है अपनी जगह पर। 4 सिस्टर्स अक्रॉस द बैकड्रॉप लिखा है, अगेंस्ट अक्रॉस द बैकड्रॉप ऑफ फार्मर सुसाइड। ये बैकड्रॉप ऑफ फार्मर सुसाइड क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के अक्रॉस होगा या अगेंस्ट होगा, तो ये अगेंस्ट अ प्रॉब्लम होता है ना कि अक्रॉस अ प्रॉब्लम। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, अगेंस्ट लगाओगे, न कि अक्रॉस लगाओगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, दिस अक्रॉस शुड हैव बीन अगेंस्ट। हमें यहाँ ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम दी है, इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट, अक्रॉस की जगह अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या कह रहा है कि अ स्पेशलिस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल डॉक्यूमेंट्री। ठीक, एक कोई थे एग्रीकल्चरल डॉक्यूमेंट्री के स्पेशलिस्ट थे, कौन थे, मिस भोसले। ठीक है, तो मिस भोसले हैज़ क्रिएटेड, अब ये मिस भोसले क्या है, सिंगुलर नाउन, तो हैज़ क्रिएटेड है, ये हैज़ क्रिएटेड है, सिंगुलर सब वर्ब लगा। ठीक है, एंड डायरेक्टेड, अब क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड, फिर देखो क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड, अगर क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डायरेक्टेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड लगा, एंड के आगे पीछे क्या लगना चाहिए, क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड, दोनों थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसके पहले हैज़ लगा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। क्लोज टू 50 फिल्म्स, ठीक है, करीब 50 फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की हैं। ऑल फोकस ऑन द पिटफॉल्स एंड ट्रायम्फ्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु वर्क द सॉइल। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर एरर क्या होगी 17 नंबर पे, तो ऑल फोकस ऑन, ठीक है, ऑल फोकस ऑन कि ऑल फोकसिंग ऑन, यहाँ क्या होगा, सारी की सारी फोकसिंग ऑन पिटफॉल्स, मतलब क्या हुआ,
ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसकी जगह पर हमें क्या लगाना चाहिए, हमें आल की एडजेक्टिव लगानी थी, और आल की एडजेक्टिव हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में लगानी है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये जो फोकस है इसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, और इसके बदले में हमें क्या हो जाएंगे, फोकस में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ऑल फोकसिंग ऑन द पिटफॉल्स एंड ट्राइब्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक, समझ में आ गया। अब ये नॉन फाइनाइट वगैरह पर कभी हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, 2-3 वीडियो में नॉन फाइनाइट तैयार हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली डिक्रिमिनलाइज्ड, फिर आया डिक्रिमिनलाइज्ड का मतलब क्या, वो अपराध की श्रेणी से निकाल दिया उसको, मतलब इट इज़ नॉट नो मोर क्रिमिनल, तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब अपराध से विमुक्त कर दिया। तो यह है कि 1994 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इसको डिक्रिमिनलाइज किया, द अटेम्प्ट टू सुसाइड, बट आल्सो ऑब्जर्व दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू डाई। ठीक है, तो यही इसी पर एक क्वेश्चन और उसके पहले था, क्योंकि ये द हिंदू का एडिटोरियल था, उसी एडिटोरियल से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो उसी वाले एडिटोरियल से, उसी वाले से 2 क्वेश्चन बना दिए गए। थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन इसी पे आया था कि सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो 18 नंबर पे आपको एरर क्या मिलेगी, ठीक है। तो 18 नंबर पे जो एरर मिलेगी उसमें आपको वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन लगाना पड़ेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल डिक्रिमिनलाइज किया इसको आगे, फिर बल्कि उन्होंने क्या किया, बट आल्सो ऑब्जर्व दैट राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में इंक्लूड है राइट टू डाई, ठीक है ना। तो मतलब जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। अगर हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है तो हमें मरने का हक है। तो ये जो इंक्लूड लिखा है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, तो ये राइट सब्जेक्ट है ना आपका, राइट टू लाइफ आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इंक्लूड में क्या लगाना पड़ेगा, इंक्लूड्स, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्योंकि राइट टू लाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब कैसे लगाना पड़ेगा, इंक्लूड्स, वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला। बस आप सब्जेक्ट को पहचानिए, ठीक है, सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट ठीक से नहीं पहचान पाएंगे तो धोखा होगी। इस इंक्लूड का सब्जेक्ट कौन था, राइट टू लाइफ, तो इसमें राइट मेन सब्जेक्ट है। राइट के लिए क्या वर्ब लगाओगे, इंक्लूड्स लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखो लिखा है कि विद डिजिटल मीडिया इमर्जेस, ठीक है, विद डिजिटल मीडिया इमर्ज एज न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन बैकग्राउंड्स। आजकल यही इलेक्शन बैकग्राउंड बनी हुई है इन लोकसभा 2014। आगे लिखा है इलेक्शंस, इसका टर्म दिया गया था कि द टर्म इलेक्शन 2014। तो ये टर्म जो है इलेक्शंस जो है वो टॉप्ड गूगल इंडियाज ट्रेंडिंग लिस्ट फॉर द ईयर। एक साल तक यही इलेक्शन 2014 गूगल पे टॉप पर रहा है, एक साल तक रहा है, ठीक है ना। अब इसमें भी वही नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल और इन सब का मामला आ गया। लिखा है कि विद डिजिटल मीडिया इमर्ज एज न्यू and one of the most powerful election battlegrounds in लोक सभा 2014 elections। ठीक, ये कहा। तो इन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया, उसके बाद लिखा है इमर्ज एज। अब ये इमर्ज जो लिखा है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, जबकि यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए था, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना चाहिए था। इमर्जिंग एज, डिजिटल इंडिया जो उभर रही है, उभरती हुई, ठीक है। तो इलेक्शन में डिजिटल मीडिया का जो रोल है, इसमें हमें लगाना चाहिए था इमर्ज के जगह पर क्या लगाना है, इमर्जिंग एज। इमर्जिंग एज का मतलब के रूप में उभरती हुई, इमर्जिंग एज न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन बैटल ग्राउंड। तो इमर्जिंग एज के रूप में उभरती हुई, तो उभरती हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल की नीड है, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की नीड नहीं है, ठीक है। तो इमर्ज शुड बी यूज्ड एज इमर्जिंग, 19 नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचेंगे। टॉप रैंक्ड साउथ अफ्रीका प्लेज, ठीक है, जो टॉप रैंक साउथ अफ्रीका है, प्लेज इट्स फर्स्ट टेस्ट। प्लेज किसके लिए लगा है, साउथ अफ्रीका के लिए लगा है। तो साउथ अफ्रीका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, साथ इसके साथ प्लेज क्या हो गया, सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। इट्स, अब इट्स किसके लिए लगा, साउथ अफ्रीका के लिए, ये भी ठीक है। फर्स्ट टेस्ट इन 5 months, ठीक, 5 महीने में। When it faces
अनफेमिलियर वेस्ट इंडीज व्हेन इट फेसेज, ठीक है, जहां इसने सामना किया, फेसेज लिखा हुआ है। और फेसेज ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ये भी सही है। व्हेन इट फेसेज अनफेमिलियर वेस्ट इंडीज in the opening contest of its 3-match series in प्रेटोरिया, ठीक, प्रेटोरिया ऑन वेडनेसडे। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको बड़ी माइन्यूट सी एरर ढूंढने को मिलेगी। देखो, ये वहाँ तक आप पढ़ डालें, यहाँ तक देखिए। इसके बाद आपको यहाँ से देखना होगा खास तौर से, जहाँ लिखा है व्हेन, ठीक, व्हेन इट फेसेस अनफेमिलियर वेस्ट इंडीज। देखो, वेस्ट इंडीज किसी देश का नाम है, इसके पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज के पहले अनफेमिलियर लिखा हुआ है। अनफेमिलियर लिख देने से वेस्ट इंडीज क्या हो गया? ये इंडेफिनिट सेंस में आ गया। इंडेफिनिट सेंस में लगाने का मतलब हुआ कि हमें इसके पहले अब क्या लगाना पड़ेगा? एन अनफेमिलियर वेस्ट इंडीज। मतलब जब वेस्ट इंडीज से सामना हुआ साउथ अफ्रीका का, तो वो जो पुरानी वेस्ट इंडीज थी वो इनको नहीं मिली, एक अनजानी सी, एक नई, एक अपरिचित सी वेस्ट इंडीज इनको देखने को मिलती है। तो एक नया वेस्ट इंडीज, जब कहते हो ना अ न्यू इंडिया, तो इंडिया तो पर्पल नाउन है, उसके पहले अलग ना नहीं चाहिए, लेकिन जब कहते हो एक नया भारत, अ न्यू इंडिया, तो वैसे एक नया, एक अपरिचित वेस्ट इंडीज, तो अ न्यू वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो अनफेमिलियर लगा, इसलिए क्या होगा? एन अनफेमिलियर वेस्ट इंडीज। तो यहाँ अनफेमिलियर के पहले एंड की दरकार है, एंड लगाइए भैया, तब आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपको मुश्किल लगी होगी, यही ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल में था, समझने वाला था, बाकी सब तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, फॉलोइंग द, क्या लिखा है? फॉलोइंग द होस्टेज रिलेटेड इंसिडेंट इन सिडनी। सिडनी में एक मतलब बंधक, कुछ खिलाड़ियों को बंधक बनाया गया था, तो इसको देख करके, मंडे को ऐसा देख करके, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज डिसाइडेड टू सेंड इट्स चीफ ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी रवि सवानी, इनको भेजा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, टू ओवरसीन द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर द इंडियन टीम। तो आपको देखने में कहाँ मिला? कुछ वर्ब देखते ही लग गया, टू ओवरसीन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ठीक, ये लिखा टू के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ओवरसीन की जगह पर क्या हो गया? ओवरसी लिखना होगा, सीन थर्ड फॉर्म होती है, ये होगा ओवरसी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एकदम एक झटके में एरर मिल गई, पढ़ते ही मिल गई थी। अब आ जाओ FGB, UAE's लार्जेस्ट बैंक। FGB जो है वो UAE की सबसे बड़ी बैंक है। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के मामले में प्लान, ठीक है, तो प्लान टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया इन लाइन विद इट्स ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट क्लाइंट्स विद क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एंड फोकसिंग ऑन की ट्रेड एंड फाइनेंस फ्लोज। अब इसमें क्या एरर हो गई? 22 में तो वर्ब जो मैंने ये बना रखी है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब प्लान किसके लिए लगा है? ये प्लान लिखा है ना, प्लान टू एक्सपेंड। हु प्लान्स, हु प्लान्स कौन? FGB प्लान्स। FGB क्या है? बैंक है, तो ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? तो ये सिंगुलर है, एक बैंक है, सिंगुलर के लिए आप प्लान प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, तो उसके लिए बैंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान्स करना पड़ेगा, प्लान्स लिखो या हैज़ प्लान्ड लिखो, मतलब ये सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आपका ये प्लान गलत है, मतलब आपका प्लान नहीं, मतलब ये आपकी ये जो वर्ब है ना प्लान, वो गलत है, यहाँ पे प्लान्स होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में? ब्लैकबेरी एक कंपनी, मोबाइल की कंपनी हुआ करती थी और है भी अभी, बहुत टॉप क्लास की, किसी ज़माने में जब कीपैड फ़ोन आया करते थे तो इसका कोई जवाब नहीं था, टॉप की कंपनी मानी जाती थी, जिनके हाथ में ब्लैकबेरी होता था बड़े इलाइट क्लास के माने जाते थे, ठीक है। तो ब्लैकबेरी विच हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट अग्रेसिव कंपटीशन ओवर अ ईयर एगो, ठीक है, इसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। इज नाउ, ये इज किसके लिए लगा है? ब्लैकबेरी के लिए, कंपनी के लिए लगा है, तो ठीक है। इज नाउ रीफोकसिंग इटसेल्फ बाय टारगेटिंग द प्रोफेशनल कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो ये बात हो गई 23 में। तो यहाँ तो हमको कोई एरर नज़र नहीं आ रही है भाई।
पूरे के पूरे सेंटेंस में कोई एरर नज़र नहीं आ रही, ज़बरदस्ती का कैसे निकालेंगे। ब्लैकबेरी के लिए विच लगा है, ठीक है। हैड के बाद टू, इनको संघर्ष करना पड़ा। और ओवर ईयर एगो, 1 साल पहले की बात है, तो हैड टू लगा है पास्ट में, ये भी ठीक है। और इज के साथ, इज किसके लिए, ब्लैकबेरी के लिए, इज भी ठीक है। नाउ प्रेजेंट में आ गए, इज नाउ, अब इज के साथ और आईएनजी फॉर्म लगी है। इट सेल्फ कंपनी के लिए लगा है, तब भी ठीक है। बाई के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, तो सब कुछ तो ठीक है। नो एरर वाला क्वेश्चन हो गया ये, इसमें कोई एरर नहीं है। ज़बरदस्ती के एरर निकालोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। द डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है, अभाव, कमी। द डर्थ ऑफ कंज्यूमर फ्रेंडली एप्स, ठीक है। तो कंज्यूमर फ्रेंडली एप्स की कमी है, अभाव है। ऑन अ बीबी डिवाइस हैज बीन रिजॉल्व्ड विद द, तो इस कमी को रिजॉल्व कर लिया गया विद द इंटीग्रेशन ऑफ अमेजन ऐप स्टोर ऑन द रिसेंट लॉन्च्ड, रिसेंट लॉन्च्ड, ध्यान रखना, ऑन द रिसेंट लॉन्च्ड पासपोर्ट रनिंग द 10.3 अपडेट। क्लियर। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन लगा के देख लीजिए। पहले तो हैज़ बीन किसके लिए लगा है, डर्थ के लिए लगा है, यहाँ ठीक है। हैज़ बीन रिजॉल्व्ड विद द इंटीग्रेशन ऑफ अमेजन ऐप स्टोर ऑन द रिसेंट लॉन्च्ड, ये लॉन्च्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके पहले रिसेंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो रिसेंट नहीं होना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले एडजेक्टिव लगता है या एडवर्ब, तो आपको क्या लगाना था, एडवर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले एडवर्ब लगेगा और रिसेंट शुड हैव बीन रिसेंटली लॉन्च्ड, ठीक। यहाँ क्या होना चाहिए था, रिसेंट लॉन्च्ड नहीं होगा, ये लॉन्च्ड के पहले रिसेंट ना होकर के क्या होगा, रिसेंटली, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। ये रहा आपका इनकरेक्ट पार्ट। अब आ गया 25th क्वेश्चन, ठीक। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, 25वां। एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज परफॉर्म, अब देखो, अब ये कंपनीज लिखा है, कंपनीज परफॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब। परफॉर्म अ राफ्ट ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग पब्लिक रिलेशंस, फाइनेंस, स्पॉन्सरशिप, ट्रेनिंग लॉज एंड एथिक्स। अब इतना होने के नाते इट नीड्स प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड इन दीज एरियाज, तो उसको ज़रूरत होती है कि इन एरियाज में क्या हो, प्रोफेशनल्स बड़े ही मतलब क्वालिफाइड हो इन क्षेत्र में, ठीक है। फिर से देखो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ध्यान रखना ये कंपनीज लिखा है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी जो होती हैं बहुत सारे काम करती हैं। परफॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो कितने काम करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं लोग। देखो, पब्लिक रिलेशंस का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, स्पॉन्सरशिप का काम होता है, ट्रेनिंग का काम होता है, लॉज और एथिक्स का काम होता है। तो इट नीड्स, ये इट किसके लिए लगा हुआ है बच्चा लोगों, ये इट लगा है किसके लिए, कंपनीज के लिए लगा हुआ है। तो कंपनीज के लिए आप इट नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, दे लगाओगे, क्योंकि कंपनीज प्लूरल नाउन है। अब नीड का क्या, नीड्स का क्या हो जाएगा, दे नीड, इसलिए उन्हें ज़रूरत होती है। इट नीड्स शुड हैव बीन दे नीड बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर द कंपनीज एंड कंपनीज इज प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के बदले में आपको प्लूरल प्रोनाउन चाहिए था, एंड ये होता आपका दे के साथ प्लूरल वर्ब लगती नीड। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फिर कर लिए 25 क्वेश्चंस, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस किस पर बेस्ड हैं, बैंकिंग की एरर्स पर बेस्ड हैं। 25 क्वेश्चंस आज भी हो गए, कल थे 25 क्वेश्चंस, आज कुल हम लोग कितने कर चुके, 50 क्वेश्चंस। एंड आई बिलीव कि आप लोग PDF सॉल्व कर रहे होंगे। स्कोर परफॉर्मेंस कैसी जा रही है इसको किनारे हट दो, बट जब अभी क्योर करो, अभी आप प्रैक्टिस करो बस। तो 50 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 डेज में आपको फिर 50 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे 25 के लिस्ट में, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों में से किसी ने भी इस बात में हमें इन्फॉर्म नहीं किया, PDF आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ठीक, ये आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चंस के साथ, मतलब ये 50 से 75 वाली लिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट 3rd मिल जाएगा कल। तो फिर मिलेंगे कल के डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।